हेलो बच्चों, आज हम लोग मैग्नेटिज्म का पार्ट नंबर 2 आगे डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिज्म में ये मैग्नेटिज्म का पार्ट नंबर 1 तो कंप्लीट हो चुका है, ये पार्ट नंबर 2 है। इस पार्ट नंबर 2 में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो करंट लूप। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारे पास करंट लूप। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब इसको ध्यान से समझते हैं, इसका बेसिक क्या है। ये कह रहा है कि करंट लूप जो है, करंट लूप वो एज अ मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। अब मैग्नेटिक डाइपोल मतलब जिसके अंदर दो पोल हों या जिसके दो एंड हो। एक एंड को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल और एक को हम लोग बोलते हैं साउथ पोल। अब तक आपने जो भी पढ़ा हुआ, आपने अब तो बाहर मैग्नेट पढ़ी थी। बाहर मैग्नेट में एक साइड नॉर्थ पोल था और एक साइड साउथ पोल था, तो दो पोल थे। लेकिन अब ये कह रहा है कि जो करंट लूप होगा, जो भी करंट लूप होगा, क्या वो करंट लूप एज अ डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। अगर बिहेव करेगा तो उसका डाइपोल मोमेंट भी निकालना पड़ेगा। तो करंट लूप एज अ डाइपोल, तो अगर मैं बड़े ध्यान से देखूं कि मेरा जो करंट लूप है वो कुछ इस तरीके का करंट लूप होगा। अब इसमें करंट चाहे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर सकता है इसमें करंट, या चाहे क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर सकता है। लेकिन आपको बताना है कि एज अ डाइपोल तरह बिहेव करता है। तो अगर आपको याद होगा, मैं इस करंट लूप को कंसीडर करूं तो मैंने आपको ये बताया करंट लूप की अगर मैं रेडियस ले लेता हूं ए, रेडियस लेता हूं मैं ए, इसका सेंटर ए रेडियस है, तो इस करंट लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2r की पावर 3। ये है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट लूप एट एक्सियल पॉइंट। ठीक, और अभी मैंने जो है एक डेरिवेशन की थी, अगर आपको याद हो, बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सियल पॉइंट पर B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r की पावर 3, कुछ इस टाइप से था। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r की पावर 3। ठीक है, अब देखो सिमिलरिटी कितनी है, सिमिलरिटी है कि नहीं है, या कुछ चेंजेस हैं। हाँ, सिमिलरिटी मुझे काफी ज्यादा इसमें दिखाई दे रही है। अब मैं चाहता हूं कि इस फॉर्मूले को इसमें पूरी तरीके से कन्वर्ट करूं। तो अगर मैं इसको पूरी तरीके से इसमें कन्वर्ट करता हूं तो मुझे क्या क्या चीजें इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे कि यहां पर 4 पाई, लेकिन यहां पर पाई नहीं है, तो इस फॉर्मूले को इसमें मैं कन्वर्ट करने के लिए मैं यहां पर इस फॉर्मूले को अच्छे से लूप की वजह से एक्सियल पॉइंट का जो फॉर्मूला था वो था म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2r की पावर 3। सही है, देखो। और बार मैग्नेट की वजह से फॉर्मूला कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r की पावर 3। तो सबसे पहला कि आप इसको कन्वर्ट करो, जो यहां पर ये 4 पाई है ना, यहां पर ये 4 पाई लाओ। अब यहां मैं 4 पाई कैसे लाऊंगा, अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 पाई से नीचे और 2 पाई से ऊपर, तो बी एक्सियल कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ये करा 2 पाई से मल्टीप्लाई, और यहां मैं करूंगा 2 पाई से डिवाइड। ठीक है, तो नीचे तो ये कितना बन गया मेरे पास, म्यू नॉट, एक काम करो इसको लिख लो, हाँ, म्यू नॉट आई 2 पाई ए स्क्वायर, और नीचे 4 पाई r की पावर 3। ए क्या था, रेडियस ऑफ द लूप, तो ये हो गया पाई r स्क्वायर पाई ए स्क्वायर, मतलब वो एरिया ऑफ द लूप। तो एक्सियल पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड बनी म्यू नॉट आई 2 एरिया अपॉन 4 पाई r की पावर 3। अब इसको बड़े हम ध्यान से देखते हैं, अब कंपेयर करें इसको इससे,
अब कंपेयर आप कर सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, आर की पावर 3 यहाँ भी है, आर की पावर 3 यहाँ भी है। अब मेरे पास यहाँ पर क्या बचा 2m और यहाँ बचा 2ai, ठीक। तो मतलब 2m की जो वैल्यू होगी वो होगी 2ai के बराबर। अब मैं 2 से 2 का काट दूं तो m मेरे पास कितना होगा a इंटू आई। जो m है ये m है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब मैंने इससे क्या प्रूफ कर दिया, मैंने इससे प्रूफ कर दिया एक करंट कैरिंग लूप जो होता है वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। कैसे प्रूफ करा, तो मैंने उस करंट कैरिंग लूप की एक्सिल की जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसको मैं थोड़ा सा मैंने 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई डिवाइड करके मैंने इसको जस्ट कंपेयर कर दिया है, जस्ट इसको बना दिया है एक डाइपोल की तरह। जैसे कि एक बार मैग्नेट की जो एक्सिल की जो मैग्नेटिक फील्ड थी, मैंने लूप की एक्सिल की मैग्नेटिक फील्ड उसको बना दी डिक्टो। जब बना के देखा बाकी सब कुछ सेम तो 2ai और 2m के बराबर था। 2 से 2 का m बन गया, m का मतलब होता मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और ये तभी बनता है जब वो डाइपोल तरह बिहेव करे और मैग्नेट तरह बिहेव करे। तो इसका मतलब कि जब भी करंट कैरिंग लूप होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, या फिर उसके दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और जो उसका डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होगा वो m इक्वल टू ai। अगर हमने उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दी होंगी तो m होगा NIA। और बच्चों यहीं से मैंने कहा था कि यूनिट में निकाल दूंगा मैग्नेटिक मोमेंट की। ए मतलब एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, ई क्या करंट, तो करंट की होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इस टॉपिक से बस आपने इतना सीखा है कि जो करंट लूप होता है वो एज अ डाइपोल की तरह बिहेव करता है। अगर डाइपोल की तरह बिहेव करेगा तो इसके डाइपोल मूवमेंट की कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका करंट, अगर लूप में करंट दो डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, एक तो हो सकता है कि आपका करंट क्लॉकवाइज फ्लो करे, एक हो सकता है कि आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे, ठीक। इसमें जो डायरेक्शन निकालने के लिए जो रूल लगता है उसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसमें जो लगेगा वो लगेगा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल की मदद से हम लोग जो है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन पता करेंगे। अब ये रूल क्या कहता है, अपने राइट हैंड को इस तरीके से करो कि जो आपकी जो फिंगर जो कर्ल होगी ना, कर्ल फिंगर जो होगी वो कर्ल फिंगर करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। मतलब फिंगर जैसे कि ये करंट ऐसे जा रहा है तो फिंगर को भी मैं ऐसे ही कर्ल करूंगा, जब ऐसे कर्ल करूंगा तो मैं थंब जो होगा वो थंब अंदर हो जाएगा मेरा थंब, ठीक है। तो इस अगर करंट मेरे पास क्लॉकवाइज करंट है तो उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो प्लेन के अंदर होगा, इनसाइड दी प्लेन, ठीक। अगर मेरे पास ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो हाथ राइट हैंड ऐसे रखूंगा और फिंगर को घुमाऊंगा, करंट की डायरेक्शन घुमाऊंगा, और जैसे करंट डायरेक्शन घुमाऊंगा फिंगर तो थंब मेरा बाहर को हो जाएगा। थंब बाहर होगा इसका मतलब मेरा मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ होगा, बाहर की तरफ। इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो मेरा बाहर की तरफ होगा, और इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो मेरा अंदर की तरफ होगा। तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, या फिर इनसाइड द प्लेन या फिर तो आउटसाइड द प्लेन। ये छोटा टॉपिक था जो खत्म हो चुका है। यहाँ से आपको यही चीज ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है N इंटू आई इंटू ए, तो NIA ऐसे भी आप तो ऐसे आता है NIA, ठीक है। ये छोटा टॉपिक हमारे पास खत्म। नेक्स्ट टॉपिक होगा कि अगर करंट कैरिंग लूप डाइपोल तरह बिहेव करते हैं तो इन डाइपोल का अपना डाइपोल मूवमेंट भी होगा, और वो तो हमने पढ़ लिया NIA होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, क्या जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व करते हैं, तो ये इनका डाइपोल डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, इनका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा। टॉपिक का जो वैसे नाम है वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। टॉपिक का नाम ये होगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है
तो वो तो करंट लूप की तरह बिहेव करेगा। अगर करंट लूप की तरह बिहेव करेगा तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। टॉपिक थोड़ा डिटेल आप यहाँ पे समझना। जैसे मैं एक हाइड्रोजन का एटम लेता हूं, तो हाइड्रोजन के एटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक होता है इलेक्ट्रॉन, और वही जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या दिमाग लगाएंगे, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है, जो हमारे पास रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा करंट लूप की तरह। जितने भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, करंट लूप की तरह बिहेव करेंगे। अगर करंट लूप की तरह बिहेव करेंगे ये लोग, तो इनका खुद ना कुछ इनका मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा, और हमें वही मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। ठीक है, अगर आप देखोगे अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट जो होगा, देन करंट जो डायरेक्शन होगी वो होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज गया, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एक करंट लूप की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि चार्ज मूव करें करंट लूप बिहेव करेगा। और करंट लूप की तरह बिहेव करेगा तो इसकी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज तो करंट कहां फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज। और करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो फिर तो हम तो मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन मुझे पता है। अगर अरे भाई आराम से, मैग्नेटिक मोमेंट करंट क्लॉकवाइज होगा तो ऐसे फिंगर को घुमाऊंगा और थम जाएगा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट अंदर तरफ होगा। अबे मैग्नेटिक मोमेंट होगा कितना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मुझे पता है मेरा मैग्नेटिक मोमेंट होता है एम, एम जो होता है वो होता है I इंटू ए। वैसे मैं एन भी लगा सकता हूं, क्योंकि एन तब लगता है जब नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा हो जाए। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो एक ही टर्न होगी फिर तो। अब एरिया मैं कैसे निकाल लूंगा कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर होती है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो पूरा कहानी जो अटकी पड़ी है ना, वो अटकी पड़ी है करंट पे, कि आपको बस करंट पता करना, करंट कितना होता है। करंट का फॉर्मूला मुझे पता है, चार्ज बाय टाइम। अब मैं टाइम लूंगा एक चक्कर का, 1 रिवॉल्यूशन टाइम लूंगा। चार्ज है ना ई, इलेक्ट्रॉन चार्ज ई। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस, 2 पाई आर अपॉन क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये ऊपर भेज दूंगा ई वी अपॉन 2 पाई आर। इतना तो करंट जनरेट होगा एक रिवॉल्यूशन में। जब एक चक्कर लगेगा तो इतना जो है हमारा क्या होगा, इतना जनरेट होगा मेरे पास करंट। अब मुझे निकाला मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, आई इंटू ए। आई मतलब करंट, ई इंटू वेलोसिटी अपॉन 2 पाई आर। एरिया कितना होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ कटे तो काट दो इसमें से। अब यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट m इक्वल टू पाई से पाई काट दो, एक आर से एक आर काट दो, तो क्या बचा, वी ई आर, वीर। कितना अच्छा लग रहा है, वी ई आर, वीर को कर दो 2 से डिवाइड। ये होगा मैग्नेटिक मूवमेंट, ये होगा हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा तो लूप बनेगा, जो करंट लूप बनेगा, उस करंट लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट एक होगा हमारे पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। याद रखना, दिस इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। ठीक है, दिस इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, क्योंकि ऑर्बिट बिहेव करे डाइपोल, तो वो ऑर्बिट की तो डाइपोल मूवमेंट होगा, तो उसको कहते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, इसमें और थोड़ा डिटेल जाते हैं। अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस बार इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्या होता है बच्चों एंगुलर मोमेंटम, हमने पढ़ा L इक्वल टू एम वी आर। ये होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो हमें एक नई क्वांटिटी मिलेगी। इस 1 को 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें,
यहां से m, वहां से l, यहां का जो m है वो VER/2, हेलो हेलो, अरे मैं पढ़ाऊं ना यहां पर मैं। ठीक बच्चों, अब हम इन दोनों डिवाइड करते हैं। m जो है, जो जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो है VER/2, और एंगुलर मोमेंटम कितना है MVR। r से r क्या कर दो, आप काट दो। अब इसको पलट दोगे तो क्या बन जाएगा, VE/2m। क्या होगा, VE/2m। ठीक है, इसमें कुछ कटे, v से भी तो कटेगा, हाँ v से b भी काट दो तो क्या क्या बचा, E/2m, E/2m। E क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पूरा एक कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशो। इसको हम लोग क्या क्या, क्या बोलते हैं, जायरो मैग्नेटिक रेशो। इसका नाम है जायरो मैग्नेटिक रेशो, जिसकी वैल्यू होती है 8.8 इंटू 10 की पावर 10, 8.8 इंटू 10 की पावर 10। ये वैल्यू फिक्स होती है जायरो कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, इतना तो आपके पास सही से रहेगा। तो मतलब ज्यादा याद नहीं करना, बस आपको कितना याद करना है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक डाइपोल तरह बिहेव करेगा, उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है VER/2। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि अच्छा ये तो ऑर्बिटल का हो गया, अब मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन घूमा तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है MVR। दोनों को डिवाइड करके वैल्यू मिली हमें E/2m, और E/2m होता है जायरो मैग्नेटिक रेशो के नाम से हम इसको जानते हैं। छोटा टॉपिक था, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं होगा, बस जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम होगा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा हमारे पास, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो अगर आपको गॉस लॉ समझना होगा तो गॉस लॉ को दो केस में हमने पढ़ा था। एक जो गॉस लॉ हमने पढ़ा था सबसे पहले वाले चैप्टर में, जिसको हम लोग गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ते थे, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब जो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट, तो इसमें आपसे कहता था सरफेस इंटीग्रल। इसमें इसकी डेफिनेशन थी सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड क्लोज लूप किसके इक्वल होता था, ये तो था Q/ε0 के बराबर। तो यहां पर आप ऐसे लिखते थे E.ΔS इक्वल टू Q/ε0। ये आपको बताता था कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा किसी भी एक सरफेस से। लेकिन अगर हम यहाँ बड़े ध्यान से समझें, गॉस लॉ को भी मद्देनजर रखकर अगर मैं एक सरफेस बना लूं और उस सरफेस में मैं डाल दूं डाइपोल को, डाइपोल पे एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, तब मैं जब इसका लाइन इंटीग्रल जब इसका मैं सरफेस इंटीग्रल करता था इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मुझे वहां वैल्यू मिलती थी 0। ठीक है, 0 क्यों मिलती थी, क्योंकि जो सरफेस इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मुझे ये बताता था कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड जो है उस सरफेस से पास हो रही है, या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से पास हो रही है। तो देखो जब भी टोटल चार्ज तो इसमें क्या रहा, 0 रहा। जब टोटल चार्ज 0 रहा तो मैंने देखा कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है। पास तो हो रही है क्योंकि कुछ भैया अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी, नेगेटिव यहाँ से अंदर आएगी। लेकिन जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही थी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर भी आ रही थी, जिसकी वजह से टोटल जो फ्लक्स होता था वो 0 होता था। सेम इसी तर्ज पर गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म भी डिक्टो सेम यही कहता है। ये कहता है
ये भी इसका भी स्टेटमेंट सेम है, बस थोड़ा चेंज है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज लूप, अराउंड क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। बस इसका स्टेटमेंट ये है, ये कहता है कि जो भी सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी क्लोज लूप में वो हमेशा 0 होगा। मतलब कि बी डॉट डेल एस ये हमेशा क्या होगा, आपका 0 होगा। देखो समझते हैं बी डॉट डेल एस का 0 होने का मतलब क्या है, कि अगर मैं एक सरफेस पे, अगर मैं सरफेस का लगातार इंटीग्रेशन का करूं, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे फ्लक्स कितनी लिंक हो रही, तो वो 0 आ रहा है। 0 मतलब क्या है कि जितनी, इस 0 का मतलब ये होगा कि जो पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स है, पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर है, नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर है। मतलब जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस को बाहरी तरफ लिंक होंगी, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर को जाएंगी सरफेस से, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के अंदर भी आएंगी, जिसकी वजह से टोटल फ्लक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इस लॉ से हमें एक चीज ये पता चलती है कि जो मोनोपोल होता है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। इससे मुझे ये पता चलता है अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता तो ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कभी भी 0 नहीं होता। अगर सरफेस इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा है, इसका मतलब 2 पोल होंगे। और मैंने कोशिश भी ये करी, कितना भी मैंने कोशिश करी, बार बार मैं सरफेस इंटीग्रल कर रहा हूं, लेकिन हमेशा सरफेस इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड 0 ही आता है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसमें भी फ्लक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पॉजिटिव फ्लक्स और दूसरा नेगेटिव फ्लक्स। पॉजिटिव फ्लक्स यहाँ से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो सरफेस से पास हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है, और नेगेटिव में देखता है कितनी सरफेस अंदर की तरफ आ रही है। तो इसके साथ ये आपका जो है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है।